हेलो वेलकम बैक टू द न्यू रिएक्शन वीडियो। और अभी जिस वीडियो के ऊपर हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं उस वीडियो का टाइटल है, वीडियो का टाइटल तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। और टाइटल है जी, बैड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान, इंडिया बिल्डिंग इज अ मैसिव एयर बेस ऑन पाकिस्तान बॉर्डर। अच्छा जी, इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर के पास बिल्कुल कोई एयरपोर्ट बना रहा है, जो कि बहुत बड़ी एयरपोर्ट भी नहीं बल्कि एयर बेस बना रहा है, जो कि जंगी पाकिस्तान तैयारे, में जो कि फाइटर जेट्स के लिए एयर बेस बनाई जाती है। पाकिस्तान के पास भी बहुत सारी एयर बेसेस हैं, लेकिन इंडिया के पास भी बहुत सारी है, बल्कि इंडिया की तो एक एक शहर के अंदर शायद बहुत सारी बेसेस होंगी। तो खैर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन से वाले बॉर्डर के पास बिल्कुल बनाएगी, क्योंकि हाँ, पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर बहुत दूर तक ना मतलब जुड़ा हुआ है। तो ये बैड न्यूज़ हम पाकिस्तान के लिए बैड न्यूज़ हो सकती है। बैड न्यूज़ इस तरीके से कि अगर हमारी और उनकी कोई जंग होती है या कुछ मसला होता है तो वो फौरन से हमारी तरफ हमारे पर अटैक कर सकते हैं। ओके, खैर, चले खैर वीडियो में देखते हैं क्या है। बाकी इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी लाजिम कर लीजिए। तो लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और पाकिस्तान का सबसे बड़ा नाइटमेयर अब शायद सच होने जा रहा है। अगर आपको याद हो 1971 इंडो पाकिस्तान वॉर, जिसमें इंडियन एयरफोर्स के हाथों पाकिस्तान का ब्रूटल कार्नेज हुआ था। जी हां, वही वॉर विच एंडेड विद पाकिस्तान लूजिंग बांग्लादेश एंड मोर देन हाफ ऑफ इट्स पॉपुलेशन। जी हां, बिल्कुल वही वॉर जिसके जीत में सबसे बड़ा हाथ था भारत के एस कार्ड इंडियन एयरफोर्स का। क्योंकि डिस्पाइट द फैक्ट कि पाकिस्तान ने सबसे पहले इंडिया के एयर बेसेस को ही टारगेट किया, द एयर बेसेस पर क्विकली रिपेयर्ड और वहीं से शुरू हुआ इंडिया का मुंह तोड़ रिटेलिएशन। फिर क्या था, थ्रू आउट द वॉर इंडिया ने अराउंड 6000 एयर अटैक्स लॉन्च किए पाकिस्तान पर, जबकि उसका आधा केवल 3000 ही पाकिस्तान कर पाया हम पर। इनफैक्ट इस इंपैक्ट से पाकिस्तान के 10 एयर बेसेस ये जब जब भी मतलब अब देखो, वॉर जब जब भी हुई है ना, तब तब पाकिस्तान का मेरे ख्याल से ज़्यादा नुकसान हुआ है। लेकिन जाने दोनों तरफ से जाती हैं, मतलब दोनों तरफ से लोग मरते हैं। were fully इस चीज़ का decimated दुख and होता है। about 75 Pakistani aircrafts were destroyed. So now you understand the importance of an air base. और ये बात थी 1971 की। लेकिन आज की अगर हम बात करें तो जो एयर बेस दीसा गुजरात में बन रहा है, वो अकेले ही भारत को पाकिस्तान से बचाने के लिए काफी है। एंड नो, आई एम नॉट एट ऑल एग्जैजरेटिंग। डीसा एयरफील्ड का निर्माण भी देश की सुरक्षा और उस क्षेत्र के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ओके, अब पाकिस्तान बॉर्डर के पार से कोई भी शरारत करेगा, कोई भी तरह की क्वेश्चनेबल हरकत करेगा, तो इंडिया उसे 10x पावर से पलटवार कर सकता है। वो 100 बार सोचने वाला है। एंड द रीजन इज क्योंकि पाकिस्तान के सभी इंपॉर्टेंट सिटीज अब इंडियन एयरफोर्स के डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक फाइटर प्लेन्स से कुछ ही मिनटों की दूरी पर है। जस्ट 130 किलोमीटर्स टू बी प्रिसाइज। एंड हेंस ये प्रोजेक्ट इंडियन डिफेंस फोर्स के लिए एक रेवोल्यूशनरी प्रोजेक्ट है, जिसमें हमारी गवर्नमेंट ने एटलीस्ट ₹1000 करोड़ का टोटल इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। ये सिचुएटेड होगा इन द स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट लोकेशन ऑफ डीसा सिटी इन द बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट। इसके लिए 4500 एकर्स का मैसिव एरिया अलॉट किया गया है और इसके कंस्ट्रक्शन को 2 फेजेस में प्लान किया गया है। फेज 1 में मेन रनवे, टैक्सी ट्रैक्स और एयरक्राफ्ट डिस्पर्सल एरिया कंस्ट्रक्ट किया जाएगा और फेज 2 में टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर और एकोमोडेशन कंप्लीट होगा। यहाँ पर लाइट वेट डिफेंस कॉम्बैट व्हीकल्स, जिसकी फ्लाइंग कॉफिन कहे जाने वाले MiG-29 और इंडियाज होम ग्रोन तेजस फाइटर्स पोजीशन होने वाले। और इस 1000 करोड़ वर्थ के एयरबेस का कंस्ट्रक्शन बिल्कुल ही फास्ट ट्रैक पर होगा और इसीलिए तो ये सिर्फ 2 साल में बनके वेस्टर्न इंडिया की सुरक्षा में तैनात हो जाएगा। लेकिन होल्ड ऑन, let me tell you one thing. Disa Air Base is not a mere takeoff and landing point for aircrafts. उसका लोकेशन, उसके फीचर्स, सब के पीछे एक सोचा समझा मास्टर प्लान है, which is ये एयरबेस अकेला ही इंडिया के 4 स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करेगा। नंबर 1, काउंटरिंग यूएस। नाउ इट्स अ वेल नोन फैक्ट कि यूएस और पाकिस्तान एक दूसरे के मिलिट्री एलाइज है। 2002 में यूएसए ने टेररिज्म को कॉम्बैट करने के नाम पर पाकिस्तान को बिलियंस ऑफ डॉलर्स प्लस एडवांस वेपनरी दिए थे, और ये सारे पैसे क्वाइट आयरॉनिकली पाकिस्तान ने टेररिज्म में इन्वेस्ट किया है। बट फाइनली 2018 में ट्रंप ने पाकिस्तान को दिए हुए सारे सिक्योरिटी एड्स वर्थ अबाउट $900 मिलियन कैंसिल कर दिए थे। लेकिन सून केम अनदर ट्विस्ट। ट्रंप का ये डिसीजन डिडंट स्टे फॉर टू लॉन्ग, क्योंकि जो बाइडेन ने पावर में आकर पाकिस्तान की F-16 फ्लीट
कि डील को रिन्यू करा डाला, अगेन इन द नेम ऑफ काउंटर टेररिज्म। एंड नाउ टू जस्ट रिफ्रेश योर मेमोरी, 2019 के एयर स्ट्राइक में विंग कमांडर अभिनंदन यही F-16 को टैकल करते करते LOC क्रॉस करके पाकिस्तान पहुंच गए थे, एंड दैट रिजल्टेड हिम इन बीइंग कैप्चर्ड बाय पाकिस्तान। तो विंग कमांडर अभिनंदन F-16 को मार गिराने में कामयाब रहे, लेकिन F-16 की वजह से ये तो वो हुआ था ना, फ्लॉप हुआ था ना यार इनका ये F-16 वाला पता नहीं इंडिया को पता नहीं किस तरीके से F-16 गिरा दिए। स्टिल आज तक फिर भी F-16 इस तरह गिरा हुआ ही नहीं है। पाकिस्तान ने तब भी यही बोला था और पूरा इंटरनेशनल मीडिया तक ये कह रहा था कि उस टाइम पे जो जेट यूज़ हुआ था वो हुआ था JF-17, जो पाकिस्तान और चाइना का मिल के बनाया हुआ एक जेट है, वो यूज़ हुआ था और उसमें भी वो गिरा नहीं था। पाकिस्तान का तो कोई जेट गिरा ही नहीं था, इनके अपना ही जेट गिरा था। पाकिस्तान डेफिनेटली हैड एन एज ओवर अस। नाउ पाकिस्तान और यूएस के बीच में हुई ये F-16 की रिन्यूड डील को वैसे तो अच्छा, और भी कुछ हिस्ट्री है, देखो कुछ हिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें जो हमें पता है, हम मानते हैं। ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि जो हमने अपनी अभी आंखों से आंखों देखी से हैं और देखी हैं, अभी पता है। टाइम से गुजरी हैं, हमारे सामने से गुजरी हैं। हमें पता है, हमारे चले हम पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर, पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल्स के ऊपर नहीं, जो लोकल्स हैं, लोकल्स के ऊपर या तो जो इंटरनेशनल मीडिया, उसके मुताबिक तो वहाँ पर JF-17 यूज़ हुआ है और उसी ने इनका जहाज़ भी गिराया था। बहरहाल इंडिया ने हमने कड़े ट्वीट शब्दों बहुत में अच्छे से criticize किया था इनको। और यूएस और पाकिस्तान को क्लियरली चाय ये के मैसेज साथ। दिया है कि यू आर सेलिंग वेपन इन द नेम ऑफ टेररिज्म। When you are talking of an aircraft like the capability of the F-16, I mean, everybody knows, where they are deployed and what is the use and what is their capability. Well, you are not fooling anyone. You're not fooling anybody by saying these things. लेकिन सिर्फ शब्दों पर रिलाय नहीं किया जा सकता ना, और इसीलिए वी हैव अ वेरी टैक्टफुली प्लान्ड प्रिवेंटिव मेजर व्हिच इज नन अदर देन दीसा एयर बेस। सो इंडिया को पता है कि पाकिस्तान के F-19s को स्टेशन किया गया है इन 3 एयर बेसिस पर, मीरपुर खास, हैदराबाद और शहबाज। सो दीसा एक ऐसा लोकेशन है जहां से तीनों एरिया से आते हुए कोई भी एयरक्राफ्ट को मिड एयर में ही इंटरसेप्ट करके न्यूट्रलाइज किया जा सकता है, यानी कंप्लीट डिस्ट्रक्शन बिफोर इट इवन टचेस इंडियन टेरिटरी। फिनोमिनल प्लानिंग, राइट? और सब्सिक्वेंटली इससे इंडिया का एक और मेजर कंसर्न इरेज आउट हो जाएगा, व्हिच इज आवर ऑब्जेक्टिव नंबर 2 टू प्रोटेक्ट गुजरात's $1 billion इंडस्ट्री। देखो, हमने बात किया कि कैसे पाकिस्तान के F-16s इन एयर बेसिस पर पोजीशन है। अब इससे एज कैरी एज इट मे साउंड, इंडिया के फाइनेंशियल सेंटर्स जैसे अहमदाबाद, भावनगर और वडोदरा भी नेचुरली रिस्क जोन में फॉल करते हैं, यानी इंडिया का बहुत सारा वेल्थ इज एट स्टेक। एग्जैक्टली कितना? वेल, लेट्स हैव अ लुक। गुजरात, जो कि इंडिया का वन ऑफ द रिचेस्ट स्टेट है, उसकी मेजॉरिटी जीडीपी यानी $68 बिलियन की जीडीपी अहमदाबाद से ही आती है। अहमदाबाद खुद इंडिया का 8th रिचेस्ट सिटी है, एंड भावनगर टू लाइज ऑन अ यूनिकली स्ट्रेटेजिक लोकेशन, जिसकी वजह से वो 1860 से ही एक इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर है। यहाँ की सॉल्ट, डायमंड्स एंड केमिकल इंडस्ट्रीज इज वन ऑफ द बेस्ट इन द नेशन। और अगर वडोदरा की बात करें तो इंडिया के 35% पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन इक्विपमेंट्स यहीं पर मैन्युफैक्चर होते हैं। ये पावर सेक्टर और इंजीनियरिंग इंडस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट हब है, लेकिन थैंक्स टू दीसा एयरबेस ये सब सिटीज विल बी फुल्ली प्रोटेक्टेड। उल्टा इससे टेबल्स कुछ इस तरीके से टर्न होंगे कि पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक सेंटर्स है लाइक हैदराबाद, कराची और सुखूर, ये सारे विल नाउ फॉल अंडर द रेडार ऑफ दीसा। अब इससे इतना तो क्लियर हो गया है कि द स्काईज ऑफ वेस्टर्न इंडिया विल बी सेफ, लेकिन दीसा एयरबेस की आंखें भारत के जमीन और समुद्र पर भी होगी, और इसीलिए चलिए समझते हैं इसके ऑब्जेक्टिव नंबर 4 के बारे में, which is surveillance in border areas of Gujarat and Rajasthan. So apparently गुजरात पाकिस्तान के साथ 506 किलोमीटर की लॉन्ग बाउंड्री को शेयर करता है और राजस्थान करीबन 1100 किलोमीटर की, और इससे ऑफ कोर्स इन एरियाज में देयर इज अ हाई रिस्क ऑफ इन्फिल्ट्रेशन। इनफैक्ट लेट्स नॉट इवन फॉरगेट कि इंडो पाकिस्तान वॉर 1965 कैसे स्टार्ट हुआ था। गुजरात बॉर्डर के थ्रू ही पाकिस्तान ने रन ऑफ कच्छ पर अटैक किया और वहां का एक पुलिस स्टेशन कैप्चर कर लिया था। ऑब्वियसली ऐसे इंसिडेंट्स अब कम हुए, लेकिन बॉर्डर सिक्योरिटी गुजरात और राजस्थान में आज के टाइम पे भी क्रिटिकल है, और हालातों को और भी बदतर बनाने के लिए सिर्फ कश्मीर में ही नहीं, गुजरात में भी ऐसे कुछ रीजन्स है जिस पर पाकिस्तान अपना क्लेम रखने की कोशिश करता है। इसमें सबसे बड़ा उदाहरण है सिर क्रीक। सिर क्रीक एक 96 किलोमीटर लॉन्ग वाटर स्ट्रिप है जो कि रन ऑफ कच्छ में लोकेटेड है, और ये पूरे एशिया का लार्जेस्ट फिशिंग ग्राउंड है, और ये भी संभव है कि इस एरिया के सी में
ऑयल और गैस के रिजर्व्स भी पाए जा सकते हैं। अब सीधी सी बात है, इस एरिया की इतनी विशेषताएं होंगी तो इस पर पाकिस्तान की नजर जरूर पड़ेगी। एंड एज अ काउंटर मेजर, जाहिर सी बात है, इंडियन डिफेंस फोर्सेस का इतना प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर अगर इस रीजन में बना दिया तो दीस रीजन्स विल बी बेटर गार्डेड, और दीसा के आने पर यह ऑब्जेक्टिव भी पूरा हो जाएगा। बट अब तक बात हुई इंटरनेशनल सिक्योरिटी की, लेकिन कुछ डोमेस्टिक कंसर्न्स में भी दीसा एयरबेस का एक इंपॉर्टेंट रोल होगा। Which brings us to objective number 4, bridging the crucial gap between air bases. So बात यह है ना, गुजरात के भुज एयरबेस और राजस्थान के उत्तरलाई के बीच में 355 किलोमीटर का मैसिव गैप है। नाउ रिमेंबर, ये बॉर्डर से कनेक्टेड रीजन है, तो ये डिफेंस के पर्सपेक्टिव से एक ड्रॉबैक तो है, लेकिन इससे एक और प्रॉब्लम हो जाती है। एज यू ऑल नो, गुजरात इज अ डिजास्टर प्रोन एरिया, और नेचुरल डिजास्टर्स के सामने आर्म्ड फोर्सेस का कितना बड़ा रोल होता है। इवन अभी रिसेंटली 2017 में बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट में फ्लड्स आए थे, जिसमें अराउंड 100 लोग मारे गए थे, और क्योंकि इनका नियरेस्ट एयरबेस इतना दूर था, रेस्क्यू मिशंस को अंजाम देने में बहुत दिक्कतें आई थी। अब ऑब्वियसली दीसा एयरबेस के प्रेजेंस की वजह से डिजास्टर रिकवरी ऑपरेशंस करना इजी हो जाएगा। इनफैक्ट ये एयरबेस खुद भी कंप्लीटली फ्लड प्रूफ होने वाला है, which I think is also very futuristic. Now that covers all the strategic objectives जो दीसा एयरबेस चेक ऑफ करता है। Now I know आप क्या सोच रहे होंगे कि क्या ये सारे नेसेसिटीज के बारे में हमें अभी ही रियलाइज हुआ? Well no, इस चीज की नीड हमें बहुत ही पहले फील हुई थी। इनफैक्ट दीसा एयरबेस के लिए लैंड तो 1983 में ही अलॉट हो गया था, और इसके बाद इसके बनने की अप्रूवल वाजपेयी गवर्नमेंट ने 2000 में दी थी। लेकिन आगे के 14 सालों तक इस प्रोजेक्ट को स्टॉल करके रखा गया, until finally अब जब इस प्रोजेक्ट को एक फ्रेश स्टार्ट मिला है। And you'll be pleasantly surprised to know this is just one of the many mega defense projects India is working on. जैसे आपको पता होगा, इंडिया काफी समय से रशिया, यूएस, फ्रांस और इजराइल जैसी कंट्रीज से मिलिट्री इक्विपमेंट्स इंपोर्ट करते आ रहा है, जबकि हमारा खुद का आर्म्स एक्सपोर्ट हैज बीन क्वाइट मिनिमल। बट इन अ पॉजिटिव टर्न ऑफ इवेंट्स, पिछले 4 से 5 सालों में इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट्स 8 टाइम्स बढ़ के 13,000 करोड़ तक पहुंच गया है। इंडिया आज की तारीख में 75 कंट्रीज लाइक फिलीपींस, अर्मेनिया, इजराइल, सी नेशंस, अफ्रीकन नेशंस को एक्सपोर्ट करता है, हाईएस्ट बीइंग द यूएसए। और आज के तारीख में इंपोर्ट्स हैव गॉन डाउन बाय 33%, और इंडिया अपने 30% डिफेंस इक्विपमेंट्स तो खुद ही प्रोड्यूस करने लगा है। हमारे प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया है कि 101 आइटम्स की लिस्ट निकाली जाएगी जो हम अब इंपोर्ट करना बंद कर देंगे और लोकली प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे। और ये सब इंडिया के लिए एक टाइम पर इमेजिन करना भी इम्पॉसिबल था, वो अब सब सच होते हुए नजर आ रहा है। इंडिया डिफेंस सेक्टर में भी आत्मनिर्भर होता चला जा रहा है। यार देखा जाए तो ये जो इंडिया का ये कदम है, ये एक तरीके से उनके अपने कंट्री के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आसपास के जितने भी कंट्रीज हैं ना, उनके साथ कोई अच्छे रिलेशंस नहीं है। लाइक पाकिस्तान के साथ कर लो, चाइना के साथ कर लो, बांग्लादेश के साथ भी ऐसे ही है, नेपाल के साथ तो इनके वैसे ही अच्छे रिलेशंस हैं, लेकिन कभी ना कभी कुछ ना कुछ गड़बड़ चलती रहती है। तो श्रीलंका के साथ भी ठीक है, बहुत बहुत अच्छे नहीं कह सकते, लेकिन ठीक ठाक हैं। तो देखा जाए तो सारे के सारे कोई भी कंट्री है, वो अपने अपने आप को सेफ रखने के लिए जितनी कोशिश हो सकती है वो करता है, और जिसका जितना बजट बनता है, इंडिया के पास बजट है, इंडिया कर सकता है, तो बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है करेगा। और पाकिस्तान के अगेंस्ट तो फिर बहुत ज़रूरी हो जाती हैं ये चीज़ें, क्योंकि हम लोग जब से अलग हुए हैं ना, तब से हम लोग एक दूसरे को ऐसा दुश्मन बना के बैठे हुए हैं ना। लेकिन समझना नहीं चाहिए, एक सवाल मेरे माइंड में आता है कि बमबारी जब बॉर्डर से इस साइड पे होती है, इस साइड से उस साइड पे, लेकिन इनडायरेक्टली जो है ना, वो मतलब किसको टारगेट कर रहे होते हैं हम? किसको? मासूम, मतलब किसको कर आम रहे होते हैं? लोगों आम नहीं, लोग बेसिकली आम लोगों को टारगेट नहीं किया जाता। अगर इस साइड से कोई उधर उधर टारगेट करते हैं ना, तो ये आर्म्ड फोर्सेस को करते हैं, और वो भी इस साइड पे करते हैं तो वो भी फोर्सेस को ही करते हैं, लेकिन बीच में फोर्सेस तो निकल जाती हैं, वो तो होती ही नहीं है ना, फोर्सेस हट मतलब जाती है ना। मतलब उनको पता होता है कि हमने अपने आप को बचाना कैसे है, हमने अपना डिफेंस कैसे करना है, तो तो वो वो मासूम अपने आप जाने को, जाते हैं ना, उधर से भी इधर से भी, तो ये वो तो पूरी दुनिया में ऐसे ही है। जरूरी तो नहीं है सिर्फ इंडिया पाकिस्तान की जंग में हो, वो तो फिर पूरी वही तो दुनिया बात में है, ऐसे तो ही है। ये तो सोचने वाली बात है ना, ये गलत बात है। लेकिन चंद लोग ही होते हैं, सारे लोग नहीं चाहते। फोर्सेस के अंदर भी बैठे हुए लोगों के अंदर दिल होता है, वो भी सोच रहे होते हैं, सोच समझ के फैसले लेते हैं। लेकिन बहरहाल ये चीज़ें तो इसी तरीके से मेरे ख्याल से चलती रहेंगी जब तक ये खैर, कोई अगर मेरे अच्छी सवाल की तरफ किसी नहीं को जाती। समझ आई है तो इसका जरूर जवाब हाँ, इसके दीजिए। इसके सवाल का बहुत ज़रूरी है जवाब देना।
खैर वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। आप लोगों का इससे रिलेटेड जो भी ओपिनियन है कमेंट सेक्शन के अंदर। और हम और लोग मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह बाय बाय। हाफिज।